हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पिछले लेक्चर तक हम लोग जो एक टॉपिक पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद हमने जो पिछला पूरा का पूरा एक ब्रॉड टॉपिक लिया था, दैट वाज अबाउट दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि गैर संवैधानिक निकायों के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि नीति आयोग था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, एनआईए, और साथ ही साथ नीति आयोग की बात हमने शुरुआत में ही की थी उसमें, और उसके साथ साथ एनडीएमए की बात की थी हम लोगों ने, लोकपाल, लोकायुक्त वगैरह की बात की। तो सारे के सारे जितने भी ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी, उसमें से कुछ बॉडीज़ ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से बनी थी, तो वो नॉन स्टैट्यूटरी भी हो जाएंगी साथ साथ, और कुछ बॉडीज़ ऐसी थी जो किसी एक्ट वगैरह के तहत बनी थी, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो जाएंगी। ठीक है, आज हम लोग जो है मतलब अभी इस कोर्स में, इस पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी के जो कोर्स है उसमें, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे लक्ष्मीकांत में, जिसको हम भी एज सच एक कह सकते हैं, आप एक लेआउट के फॉर्म में, एक गाइडलाइन के फॉर्म में जो है फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट और बचे हुए हैं। ठीक है ना, पार्ट बचे हुए हैं दो। एक है आपका अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, ठीक है, और एक पार्ट है आपका पॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो उन्हीं दोनों पार्ट्स को लेकर हम लोग जो है कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने यहाँ पर ज़रूर पेश करेंगे। ठीक है, लेकिन सारे के सारे उसमें से पेश नहीं करेंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है उन्हीं को पेश करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस की, तो इसमें से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, साथ ही साथ कुछ आपके पब्लिक सर्विसेज वगैरह को लेकर बात की गई है, और कुछ इस तरीके के एक दो टॉपिक्स और हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल डायनामिज्म जो है आपका, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, उसमें आपका इलेक्शंस को लेकर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, आपका पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़, और इसी तरीके के जो आपके उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, और इसी तरीके की चीज़ें जो है वो उसमें दी हुई हैं। तो उसी को लेकर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वी एक्सपेक्ट कि अराउंड 20 लेक्चर्स के अंदर अंदर अब ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अदर पॉलिटिकल डायमेंशंस का हम लोग आज बात करना चाहेंगे। उसी में हम लोग जो है सबसे पहला टॉपिक लेंगे, दैट इज़ अबाउट दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि सारे चैप्टर या सारे पार्ट्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह ऐसा एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। और अब आप लोगों को पता ही है कि 180 लेक्चर्स प्लस हम लोग चल रहे हैं, तो जितना चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिमिटेड रख सके, ठीक है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी वो ज़रूर पढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाने का यहाँ पर कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो फिर आप लोगों के लिए बर्डन हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है ना, क्योंकि 180 के ऊपर अगर एक लेक्चर भी एक्स्ट्रा है तो वो आप समझ सकते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोड है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम उतना ही सीमित रखेंगे, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको ज़रूर कवर किया जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। और बाकी अगर आप फिर भी चाहते हैं कि पढ़ना, आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, आप लोगों को अगर फिर भी नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, वो नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन एज सच अगर आपको कोई इशू होता है, कुछ समझ में कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ को, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन एज सच उनको हम अपने वीडियो सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ में कंटिन्यू या कवर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस हैं, यानी कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। ठीक है, कहाँ पर है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या इसके फीचर्स वगैरह हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वेबसाइट के थ्रू खुद को एनरोल नहीं किया है, इस फुल कोर्स में एनरोल नहीं किया है हमारी वेबसाइट पर, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिस ना हो। और साथ ही साथ जो भी आपके फुल कोर्स है, जो हमारी वेबसाइट पर फुल कोर्स है, जहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज़ेस मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अपना डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अगर आप इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में इनको बोला जाता है सहकारिता समितियां। ठीक है, या सहकारी समितियां या सहकारिता समितियां, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये कहां से आया। पहली बात तो ये है कि इसका आया कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ा कहां से गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ठीक है, 2011 में एक 97वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ था। ठीक है,
उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है। तो सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई ये भी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो एक्ट है ये इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा देता है और प्रोटेक्शन देता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। अब इसमें जब ये एक्ट बना तो इसके तहत क्या हुआ, 3 चेंजेस किए गए संविधान के अंदर, ठीक है। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ फंडामेंटल राइट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना, ठीक है, उसका जो अधिकार है, उसका जो राइट है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 19 के अंदर 1, ठीक है। 1 में आपको पता है कि कुछ तरीके के फ्रीडम्स दिए गए हैं कि आप ये चीज बना सकते हैं, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी में जो इसका सी वाला है, जहां पर आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस दिया हुआ है, उसी के साथ लिखा गया है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये वहां पर ऐड किया गया है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे 19(1) सी में। इसके बाद एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी ऐड किया गया है ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेशन को लेकर है, ये प्रमोशन को लेकर है, 43B के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, इट एडेड अ न्यू पार्ट, एक नया पार्ट ऐड किया गया है, पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एंटाइटल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक, ठीक। यही जो पार्ट 9B है, ठीक है, इसी में आपको पता है कि पार्ट 9 आपका किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है ना। पंचायत आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, ठीक। सिमिलरली जो पार्ट 9A है वो किससे रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। म्यूनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक, ठीक है। और उसके बाद 243ZH से लेकर 243ZT तक जो है ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब हम लोग ये आर्टिकल जो 243ZH से लेकर ZT है इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं पार्ट 9B में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अगर हम स्टार्ट करें तो पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज 243ZH, उसमें कुछ नहीं है एज सच एज नॉर्मल प्रैक्टिस। सबसे पहले आर्टिकल में डेफिनेशंस दी जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, परिभाषाएं वगैरह हैं, वो आर्टिकल 243ZH में दी हुई है, ठीक। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये इसके अगले वाले आर्टिकल दैट इज 243ZI में दी गई है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजंस फॉर द इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन and winding up of cooperative societies based on the principles of voluntary formation, democratic member control, member economic participation and autonomous functioning, ठीक है। यानी कि प्रोविजंस कौन बनाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगी या प्रोविजंस बनाएगी, किस बात को लेकर है, इनकॉर्पोरेशन यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने को लेकर, ठीक है। उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस वगैरह है उसको लेकर, और वाइंडिंग अप, ठीक है। उसको अगर वाइंड अप करना है तो उसके लिए भी प्रोविजंस कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। किस आधार पर बनाएगा, उसके सिद्धांत क्या रहेंगे, प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, वॉलंटरी फॉर्मेशन है, ठीक है। वॉलंटरी फॉर्मेशन है, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल का मतलब आप यहां पे समझ सकते हैं कि इलेक्शन वगैरह इसमें होगा, यानी कि कोई बॉडी वगैरह बनेगी जिसके मेंबर्स वगैरह होंगे वो इलेक्टेड होंगे, ठीक। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मेंबर्स का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक तौर पे भी होगा, और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होगी, यानी कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह बनाई जाएंगी इनके ऊपर एज सच किसी का भी दबाव नहीं होगा, किसी की भी एज सच जो है वो इसमें कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होगा, ये ऑटोनॉमस काम कर सकती है, ठीक है। 243ZI में ये बात बोली गई है। इसके बाद नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बियरर्स, ठीक है। जो बोर्ड मेंबर होंगे और जो बाकी ऑफिस बियरर्स होंगे कितने होंगे, ठीक है। उनका जो टर्म वगैरह है, जो कार्यकाल वगैरह है वो कितना रहेगा, ये बातें लिखी गई हैं जस्ट अगले ही आर्टिकल 243ZJ में, ठीक है। क्या लिखा है, द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक कंपनी की तरह पे काम कर रही है, ठीक है। जैसे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहां पर भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। जो मेन अथॉरिटी होती है, सबसे पहली अथॉरिटी आप कह सकते हैं, अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग में खुल रही है, ठीक है, आपको पता है कंपनी में अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं,
ठीक है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओज होते हैं, सीओओज होते हैं, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन सबसे पहले जब आप किसी कंपनी को रजिस्टर करवाने जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, जैसे आज की डेट में अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई भी इस तरह की कंपनी है, तो उसको एमसीए जो है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उस पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। ठीक है, और कंपनी रजिस्टर करवाते समय सबसे पहले आपको जो नाम देना होता है वो होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर बेसिकली आप एक तरह से कह सकते हैं कंपनी का मालिक है। ठीक, सीईओ वगैरह जो है वो सारे के सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बट डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एक तरीके से मालिक होता है। ठीक, इस बात को समझना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है वो कंपनीज की तरह बनाया गया है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन वगैरह की बात की गई है, डायरेक्टर वगैरह बनाने की बात यहां पर की गई है। और इसमें लेकिन एक प्रोविजन दिया गया है, वो ये है कि बोर्ड में ऐसे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करे। ठीक, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट दी गई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट एक्सीड 21, यानी कि 21 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर कितने भी हो सकते हैं कंपनी में, लेकिन 21 से ज्यादा डायरेक्टर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। ये बात यहां पर लिखी गई है। ठीक, इसके बाद इसमें एक प्रोविजन और दिया गया है, The state legislature shall provide for the reservation of 1 seat for the scheduled caste or scheduled tribes and 2 seats for women on the board of every cooperative society having members from such category of persons। यानी कि जितने भी डायरेक्टर वगैरह होंगे, जो बोर्ड होगा इनका, ठीक है, जिसको आप बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसमें से जितने भी होंगे, मतलब जैसे 21 तो मैक्सिमम लिमिट लिखी गई है, 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, 15 है, जितने भी हैं उनमें से एक सीट जो है वो एससी या एसटी के लिए रिजर्व की जाएगी और 2 सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, तो मतलब जितने भी टोटल नंबर होगा उसमें से -3 जो है वो बाकी सबके लिए ओपन रहेगा, और 3 सीटें जो है जिसमें से एक सीट एससी एसटी के लिए और बाकी 2 सीटें जो है वो विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स शैल बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। ठीक, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो साफ साफ संवैधानिक तौर पर लिखा गया है, 5 साल रहेगा। The state legislature shall make provisions for co-option of members having experience in the field of banking, management, finance or specialization in any other related field as members of the board। ठीक है, यानी कि कुछ तो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए और कुछ मेंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एक तरीके से आप कहें कि वो बिना इलेक्शन के उसमें उसका पार्ट रहेंगे, किसका, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड रहेंगे। ठीक है, और वो लोग कौन हो सकते हैं, जिनको बैंकिंग के क्षेत्र में, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या फिर बाकी किसी और संबंधित क्षेत्र में, रिलेटेड फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह है, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड बनाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके के जो कोऑप्टेड मेंबर्स होंगे शैल नॉट एक्सीड 2। पहली बात तो यह है कि 21 डायरेक्टर तो अलग ही हैं, वो सारे के सारे तो इलेक्टेड हैं, उसके बाद 2 और इस तरीके के कोऑप्टेड मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो कोऑप्टेड मेंबर्स होंगे इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा, शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन एनी इलेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इनको ऑफिस बेयरर्स नहीं बनाया जा सकता है, पहली बात। ठीक है, ऑफिस बेयरर्स का मतलब है कि जैसे ऑफिशियल कोई पोजीशन वगैरह है वो ये हेल्ड नहीं कर सकते। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के मेंबर बने रह सकते हैं और उसमें भी ये वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली अब ये क्या है, देखिए ये जो लोग हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र के, फाइनेंस के जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनको यहां पर इसलिए लिया जा रहा है सो दैट कि इसमें क्या हो कि कुछ अच्छी चीजें, जैसे बैंकिंग से संबंधित अगर कोई चीज़ आपको किसी से जाननी है तो आपके पास एक स्पेशलाइज्ड पर्सन, एक एक्सपीरियंस पर्सन रहेंगे, तो आप उनकी नॉलेज का, उनके एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वही बात मैनेजमेंट को लेकर है, वही बात फाइनेंस को लेकर है और वही बात किसी और भी रिलेटेड फील्ड को लेकर है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं। और दूसरी बात ये भी बोली गई है कि इनको ऑफिस बेयरर्स नहीं बनाया जाएगा, यानी कि ये और कोई पद एज सच ऑफिस में उसका ऑफिशियल कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। ठीक, जो बाकी फंक्शनल डायरेक्टर्स होंगे, फंक्शनल डायरेक्टर मतलब वही जो मैक्सिमम 21 है, of a cooperative society shall also be the members of the board and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors, that is 21। सॉरी, ये जो फंक्शनल डायरेक्टर्स इसमें अलग है, फंक्शनल डायरेक्टर्स का भी एक पद होता है। ठीक है, फंक्शनल डायरेक्टर्स क्या है, वो भी बोर्ड के मेंबर्स होंगे। ठीक है, और उनको जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की गिनती करेंगे जो कि 21 होते हैं, उसमें से फंक्शनल डायरेक्टर्स को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, मतलब फंक्शनल डायरेक्टर्स उसमें काउंट नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम इसके इलेक्शन की बात कर लें तो इलेक्शन जो है वो अगले ही आर्टिकल 243ZK में दिया गया है। इसमें क्या है कि द इलेक्शन ऑफ अ बोर्ड
shall be conducted before the expiry of the term of the board so as to ensure that the newly elected members assume office immediately on the expiry of the term of the office of members of the outgoing board। ये वही बात है, जैसे कि आपको पता है लोकसभा है, विधानसभा है, उनके चुनाव कैसे होते हैं कि 5 साल से पहले हो जाने चाहिए क्योंकि 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी यही चीज लिखी गई है कि बोर्ड का जो इलेक्शन है वो उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए, सो दैट कि जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अपने पद पर तुरंत आ जाए, वो अपना ऑफिस जो है तुरंत एज्यूम कर लें इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग बोर्ड। ठीक। Superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls, conduct of elections to a cooperative society shall vest in such body as may be provided by the state legislature। यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इनका जो चुनाव वगैरह है उसकी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ दी कह सकते हैं इलेक्टोरल रोल्स, किस तरीके से इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, वो सारा का सारा कौन करवाएगा? कोई भी ऐसी बॉडी करवा सकती है एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब आपको पता है कि पार्ट 9 के अंदर जो पंचायत है, 9A के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनका चुनाव कौन करवाता है? संवैधानिक बॉडीज वो भी है, और वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि उनका जो इलेक्शंस वगैरह है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यानी कि राज्य का जो चुनाव आयोग है वो कराता है। ठीक। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य चुनाव आयोग है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव नहीं करा रहा है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी ऐसी बॉडी करा सकती है जिसको ये काम दिया जाए, ये काम सौंपा जाए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ये चीज का ध्यान रखेगा। हालांकि 9A 9B सब एक ही साथ दिए हुए हैं, आर्टिकल्स भी सेम है 243 के अंतर्गत ही, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में थोड़ा सा ये चीज का अंतर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। ठीक है, ये बात जो है मेंशन की गई है आर्टिकल 243ZL के अंतर्गत। ठीक है ना, ये ऊपर वाला इलेक्शन वाला आपको बताया मैंने, हाँ 243Z के, ये 243ZL, ये सारे के सारे ऐसा लाइन से ही चलते जाएंगे बिल्कुल। इसमें क्या लिखा है? नो बोर्ड सेल बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर द सस्पेंशन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ये प्रोविजन भी ऐसा जो हमारी लोकसभा है या जो हमारी कह सकते हैं विधानसभा है उसी की तरह है कि इसको सुपरसीड नहीं किया जा सकता और सस्पेंड नहीं किया जा सकता 6 महीने से ज्यादा। ठीक, और सस्पेंड और सुपरसीड किन कंडीशंस में किया जा सकता है ये भी दिया गया है। द बोर्ड में बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन इन केस ऑफ इट्स परसिस्टेंट डिफॉल्ट। ठीक है, परसिस्टेंट अगर डिफॉल्ट हो रहा है यानी कि डिफॉल्ट जो है वो परसिस्टेंट है, बार बार हो रहा है, तब नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज, यानी कि जो इसकी ड्यूटीज हैं उसके परफॉर्मेंस में कुछ नेग्लिजेंस हो रही है तो, अगर ठीक है अगर ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं हो रही है तो, ऑफ कमिटिंग एनी एक्ट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और इट्स मेंबर, यानी कि इस तरह के कुछ एक्ट हो रहे हैं, इस तरह के कुछ कार्य हो रहे हैं जो वहां के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इंटरेस्ट में, उसके हित में और उसके मेंबर्स के हित में नहीं है। ऑफ देयर बीइंग अ स्टेलमेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में या उसके बोर्ड के फंक्शंस में कोई स्टेलमेट अगर हो रहा है तो, स्टेलमेट बेसिकली ये वर्ड जो है चेस से लिया गया है। ठीक है, जो शतरंज का खेल होता है, चेस का खेल होता है, उससे लिया गया है। उसमें क्या होता है, स्टेलमेट का मतलब चेकमेट नहीं है। ठीक है, स्टेलमेट क्या होता है कि आपके पास आपके जो राजा है, ठीक है, उसके पास चेक भी नहीं लगी, क्योंकि आपको शतरंज का खेल जिन लोगों को पता होगा, आई नो कि किस तरीके से होता है, और उसमें कोई भी व्यक्ति हारता तब है जब उसके राजा को चेक लग जाती है। ठीक है, बेसिकली दैट इज द मेन पर्पस ऑफ प्लेइंग दैट गेम। ठीक, तो अब उसमें क्या है कि राजा को चेक नहीं लगी है लेकिन आपके पास कोई और लीगल मूव्स नहीं बचे। ठीक है, दैट इज बेसिकली द थिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके राजा को चेक भी नहीं लगी हुई है लेकिन कोई मूव्स आपके पास नहीं बचे हैं, तो अब आप कोई शतरंज की चाल नहीं चल सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैच आप हारे नहीं है। चेकमेट अगर आपको लग गया तो आप मैच हार गए हैं, लेकिन स्टेलमेट की कंडीशन में क्या होता है कि मैच ड्रॉ हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहां पर यह बोला गया है कि अगर कोई इस तरीके की कंडीशन आती है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा काम हुआ है या कुछ भी ऐसा काम किया है कि अब आप लीगली कोई और काम नहीं कर पाते, ठीक है, स्टेलमेट की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हैं स्टैंड स्टिल की कंडीशन बन जाती है, तब भी जो है वो सुपरसीड या सस्पेंड इसको किया जा सकता है, लेकिन बात वही है मैक्सिमम 6 महीने के लिए। ठीक है, ऑफ द इलेक्शन बॉडी हैविंग फेल्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट एक्ट, यानी कि जो इलेक्शन बॉडी थी, इलेक्शन बॉडी कौन होगी, जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर वो इसके इलेक्शंस को नहीं कर पाती है स्टेट एक्ट के दौरान, ठीक है, स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग या उसके जो टाइम पीरियड दिया गया है उसका पहले वाली कोऑपरेटिव बॉडीज का टाइम पूरा होने के समय तक 5 साल के अंतर्गत एज सच, तब भी क्या है सस्पेंशन या सुपरसीशन किया जा सकता है। ठीक, however the board of any such cooperative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no government shareholding
और लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस और एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी बोर्ड, इस तरीके का जो भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई बोर्ड है, ठीक है, उसको सुपरसीड या अंडर दी सस्पेंशन नहीं रखा जा सकता जहां पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट शेयर जहां पर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी और गारंटी बाय द गवर्नमेंट नहीं है, उस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बोर्ड है उसको सुपरसीड या अंडर सस्पेंशन नहीं रखा जा सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 243ZL के अंदर ही ये सारे के सारे प्रोविजंस बहुत क्लियरली मेंशन किए गए हैं। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है, इन केस ऑफ सुपरसेशन ऑफ अ बोर्ड द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ सच अ कोऑपरेटिव सोसाइटी shall arrange for the conduct of elections within the period of 6 months and hand over the management to the elected board। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सुपर सेसेशन का केस चलता है, यानी कि 5 साल से ऊपर अगर आपका कार्यकाल हो गया है, तो 5 साल में तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा क्योंकि वो तो संवैधानिक लिखा हुआ है। अब उसके बाद अगर सुपर सेसेशन का केस है या सस्पेंशन का केस है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अपॉइंट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा कि जो उसके अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसका ये काम रहेगा कि उसको इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और उसके बाद जब नई इलेक्टेड बॉडी बन जाएगी, नया इलेक्टेड बोर्ड बन जाएगा, तो उसको मैनेजमेंट वो सौंप देगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंटरिम मैनेजमेंट है। ठीक है ना, यही चीज ऊपर हेडिंग में भी लिखी गई है, दिस इज इंटरिम मैनेजमेंट, यानी कि बीच का जो समय रहेगा, थोड़ा सा गैप का समय, वहां पर ये मैनेजमेंट करेगा और जब नया बोर्ड बन जाएगा तो ये उसको अपने जो मैनेजमेंट वगैरह है वो सौंप देगा। ठीक, इसके बाद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243ZM में मेंशन है। इसमें क्या लिखा है, द स्टेट लेजिस्लेचर may make provisions for the maintenance of accounts by the cooperative societies and the auditing of such accounts at least once in each financial year। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऐसे प्रोविजन बना सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपने अकाउंट क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं, और एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक बार, ठीक है, एटलीस्ट वंस उनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरीके को लेकर प्रोविजंस बना सकता है। ठीक, आगे देखिए, इट शैल ले डाउन द मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग फर्म्स दैट शैल बी एलिजिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिटिंग वगैरह करने की बात बोली जा रही है, लेकिन आप किसी से भी ऑडिट नहीं करवा सकते। ठीक है, ये जो इट है इसका मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताएगा ऑडिटर्स का या ऑडिटिंग फर्म्स का, जिनसे आप ऑडिटिंग करवा सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी से भी, घर वाले किसी आदमी से ऑडिटिंग करवा दी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म अपॉइंटेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जनरल बॉडी है उसके द्वारा ये ऑडिटर जो होगा या ऑडिटिंग फर्म जो होगी उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, वही जो है ऑडिटिंग करेगा। लेकिन ये जो ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म है शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अ बॉडी ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स बिहाफ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी को भी, अब जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ऐसे किसी को भी ऑडिट के लिए दे सकती है काम, ठीक है ना, लेकिन मतलब जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वही अपॉइंट करेगी ऑडिटर को। ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट एज सच स्टेट गवर्नमेंट, ये जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बता देगा कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ऑडिटर की, ऑडिटिंग फर्म की, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप इनमें से क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, आप इनमें से जो है अपॉइंट कर लीजिए। तो ये चीज बेसिकली बोली गई है। ठीक है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक, या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ में अगर किसी बॉडी को देती है, ठीक है, जो उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद उसमें से ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म को चुना जाएगा बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद द अकाउंट ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पर और जो ऊपर लिखा गया था एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बताता हूं क्या है, वहां पर लिखा गया है कि एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अभी की अगर हम बात करें तो 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है, तो ये कब खत्म होगा, 2021 का फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए, 31 मार्च 2021 2021 को खत्म होगा। तो इस साल का जो है, मतलब ये जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ऑडिट कराना जरूरी है, एक बार ऑडिट कराना जरूरी है। और इस साल का जो ऑडिट है वो मार्च के बाद 6 महीने, कब तक होंगे, आपके सितंबर तक। ठीक है, 30 सितंबर
2021 तक आपको इस साल का ऑडिट करवा लेना जरूरी है, ये बात लिखी गई है इसमें, ठीक है, कि 6 मंथ एफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ यहां पर, उसके बाद मैक्सिमम 30 सितंबर 2021 तक आपको 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ऑडिट करवा लेना है, ये चीज यहां पर मेंशन की गई है, ठीक। The audit report of the accounts of an apex cooperative society shall be laid before the state legislature, ठीक है। apex cooperative society जो होगी उसका अकाउंट की जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश की जाएगी, ठीक। इसके बाद कन्वीनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग्स, अब ये जनरल बॉडी मीटिंग्स की कन्वीनिंग जो है यानी कि इसको कैसे बुलाया जाएगा मीटिंग्स वगैरह को 243ZN में लिखा गया है। द स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड दैट द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी shall be convened within a period of 6 months of the close of the financial year। ये वही बात है, क्योंकि आपको पता है कि एक सालाना मीटिंग होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी वगैरह होती है तो उसकी एक सालाना बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक। तो उसी तरीके की बोर्ड मीटिंग के लिए प्रोविजंस कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और वो भी फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है हो जानी चाहिए, ठीक। इसके बाद राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन मेंशन अंडर आर्टिकल 243ZO, इसमें क्या लिखा है, The state legislature may provide for access to every member of the cooperative society to the books, information and accounts of the cooperative society। यानी कि cooperative society के जो हर मेंबर हैं उनके पास उसकी जो बुक्स है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है या जो अकाउंट्स है उनकी जानकारी होनी चाहिए या उसकी एक्सेस होनी चाहिए, ठीक। It may also make provisions to ensure the participation of members in the management of the cooperative society। और वो कुछ इस तरीके के प्रावधान भी बना सकता है कि जो मेंबर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जाए किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में, ठीक। फर्दर इट में प्रोवाइड फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर इट्स मेंबर, उसके जो मेंबर्स हैं, जो उसके सदस्य हैं, उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए भी प्रोविजंस बनाया जा सकता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, ठीक है। इसके बाद रिटर्न्स की अगर हम बात कर ले तो रिटर्न्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243ZP। इसमें क्या लिखा है, Every cooperative society shall file returns within 6 months of the close of every financial year to the authority designated by the state government। ठीक है, कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न्स फाइल करने हैं, ठीक है, कौन कौन से रिटर्न फाइल करने हैं वो भी नीचे लिखे गए हैं, और कब करने हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंतर्गत। और किसको आप सबमिट करेंगे, वो कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज की गई है, डेजिग्नेट की गई है, ठीक है। वो रिटर्न्स क्या क्या होंगे, एक तो एनुअल रिपोर्ट है अपनी एक्टिविटीज की, ठीक है, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो अकाउंट्स का आपने ऑडिट करवाया है उसकी स्टेटमेंट रहेगी, प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आपके पास कुछ सरप्लस है तो उसका आप किस तरीके से डिस्पोजल वगैरह करेंगे, जो आपका जनरल बॉडी में, क्योंकि जनरल बॉडी की जो मीटिंग वगैरह होगी उसमें ये चीज डिसाइड होगी कि जो सरप्लस है उसको हम लोग कहां पर डिस्पोज करेंगे, ठीक है, तो वो चीज भी बताया जाएगा उसमें। ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप अपने अपनी जेब में डाला और घर चल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द बाय लॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो बाय लॉज होंगे, ठीक है, उनमें क्या अमेंडमेंट वगैरह करे गए हैं वो भी आप बताएंगे। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग इट्स जनरल बॉडी मीटिंग एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस व्हेन ड्यू, ठीक है, कि जनरल बॉडी मीटिंग उसकी कब होगी इसके बारे में भी आप बताएंगे, और अगर इलेक्शंस होने हैं तो इलेक्शंस की डेट वगैरह कब होगी उसके बारे में भी आप डिक्लेयर उसमें करेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे रिटर्न्स हैं। Any other information required by the registrar in pursuance of any of the provisions of the state act, ठीक है, स्टेट एक्ट के प्रोविजंस के आधार पर जो रजिस्ट्रार है अगर उसको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऑफेंसेस और पेनल्टीज की बात कर लें तो दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243ZQ, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, The state legislature may make provisions for the offences relating to the cooperative societies and penalties for such offences। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविजंस बना सकता है ऑफेंसेस को लेकर, आरोपों को लेकर, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित होंगे, और उन आरोपों के लिए, उन ऑफेंसेस के लिए क्या पेनल्टीज वगैरह रहेगी वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ही प्रोवाइड करेगा। Such a law shall include the commission or omission of the following acts as offences। अब इसमें लिखा गया है कि कौन कौन सी चीजों को ऑफेंसेस माना जाएगा, ठीक है। कमीशन और ओमिशन का मतलब वही होता है कि जो चीज आपने करी है या जो चीज आपने नहीं करी है उसको किस तरीके से ऑफेंस माना जाएगा। देखिए, पहला है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विलफुली मेक्स अ फॉल्स रिटर्न और फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन। जब उसको रिटर्न फाइल करने हैं या तो वो गलत रिटर्न फाइल कर दे, ठीक है, या फिर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तो उसको क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस माना जाएगा। दिस इज बेसिकली द एक्ट ऑफ कमीशन, कि आपने कुछ चीज करी है लेकिन वो गलत हो गई है।
अगला है एनी पर्सन विलफुली डिसोबेज एनी समन, रिक्विजिशन और ऑर्डर इशूड अंडर द स्टेट एक्ट। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है वो विलफुली यानी कि अपनी इच्छा से जो है उसके अगर किसी समन को या उसने कोई रिक्वेस्ट करी है उसको या उसका कोई ऑर्डर है, स्टेट एक्ट का कोई भी ऑर्डर है, उसको अगर वो उसकी अवमानना करता है, उसको अगर वो मानने से मना कर देता है तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अगला है एनी एम्प्लॉयर who without sufficient cause fails to pay to a cooperative society the amount deducted from its employee within a period of 14 days। ठीक है, कोई भी अगर एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज से अगर कोई पैसा काटता है, ठीक है, कोई अमाउंट डिडक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज से और उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर जमा नहीं करता 14 दिन के अंतर्गत, तो उसको भी एक क्या माना जाएगा, उसको भी एक ऑफेंस माना जाएगा। अगला है एनी ऑफिसर who willfully fails to hand over custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a cooperative society to an authorized person। यानी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है और उसने आपसे ये चीजें मांगी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित उसने बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, कैश, सिक्योरिटी या कुछ भी और प्रॉपर्टी मांगी है और अगर कोई भी ऑफिसर जो ये चीजें देने के लिए डेजिग्नेट है वो विलफुली उसको ये चीजें हैंड ओवर करने में फेल कर जाता है, अगर वो ये चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाता है तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, यहां पर बेसिकली कह सकते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन है कि उसने नहीं करा लेकिन वो फिर भी क्या है, एक ऑफेंस है। ठीक, अगला है एनी पर्सन हु अडॉप्ट्स करप्ट प्रैक्टिसेस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और ऑफिस बियरर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है, ठीक है, करप्ट प्रैक्टिसेस बिफोर द इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन और आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और ऑफिस बियरर्स, तो उसको भी ऑफेंस क्या है, माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मल्टी स्टेट मतलब जो एक स्टेट से ज्यादा में है, तो उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि सारी की सारी बात तो स्टेट एक्ट वगैरह करके करी जा रही थी। ठीक है, तो मल्टी स्टेट वाली बात लिखी गई है 243 के ZR में। इसमें क्या लिखा है, द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट एनी रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। यानी कि मल्टी स्टेट, अब जैसे आप लोगों को एक चीज पता होगी, मतलब इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करता हूं कि जैसे आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज के केस में क्या होता है कि जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हैं वो जो एडजॉइनिंग स्टेट है उसके गवर्नर हो सकते हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के आप कह सकते हैं कि गवर्नर जो है वो एक हो सकते हैं। ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं। तो उसके केस में क्या होता है कि उनसे संबंधित जो भी प्रोविजंस है, जैसे मान लीजिए अब आपको पता है कि गवर्नर का पैसा जो है वो कहां से आता है, स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे आता है, या जो भी प्रोविजंस वगैरह हैं, तो उसके केस में क्या है कि इंडिविजुअल स्टेट्स का रोल रहता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट था उसको कंस्ट्रूड किया जाएगा। कंस्ट्रूड करने का मतलब है इंटरप्रेट इन अ पर्टिकुलर वे। उसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया जाएगा कि वो पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। ठीक है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट, मतलब करस्पॉन्डिंग स्टेट एक्ट आपका सेंट्रल एक्ट हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। यानी कि यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि अगर दो राज्यों में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी संबंधित है तो उन दोनों राज्यों के प्रोविजंस वहां पर लगेंगे, ऐसा नहीं। ठीक, ये बात आपको समझ जानी है। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज में इसका एप्लीकेशन किस तरीके से है ये दिया गया है सेकंड लास्ट आर्टिकल दैट इज 243 ZS में। इसमें क्या लिखा है, द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में इसके जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे, लेकिन but the president may direct that the provisions of this part shall not apply to any union territory or part thereof as he may specify in the notification। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा रूल की जाती हैं, मे बी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या जो भी उनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोविजंस इस पार्ट के जो है वो यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होंगे, लागू होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो ये बोल सकते हैं कि कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जो किसी भी यूनियन टेरिटरी में या उसके किसी भी पार्ट में लागू नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज को नोटिफिकेशन में मेंशन करेंगे तो वहां पर वो चीजें लागू नहीं होंगी। अब एक चीज और भी है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम लोग बात कर रहे थे ना कि जैसे स्टेट एक्ट है या स्टेट लेजिस्लेचर है या स्टेट गवर्नमेंट है, अब उसमें क्या है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, आप लोगों को पता है, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर मैं 3 यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और आपका जो है पुडुचेरी। ठीक है, इन तीनों यूनियन टेरिटरीज में क्या है कि अपनी विधानसभा है, वहां पर अपनी गवर्नमेंट है।
ठीक है। तो उस केस में तो जो स्टेट एक्ट था वो आपका उस गवर्नमेंट का एक्ट हो जाएगा, उस यूनियन टेरिटरी का एक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर आपका जो यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर है वो हो जाएगा। लेकिन जहां पर इस तरीके की गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं है, वहां पर क्या होगा कि वो जो करस्पॉन्डिंग बॉडी है वो उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी कमिश्नर, जो भी होता है वहां पर, वो जो भी उसकी डेजिग्नेशन वगैरह है वो। तो ये चीज भी संविधान में मेंशन की गई है, यहां पर नहीं लिखी गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया। अगर आपको इस बात समझ में आई है तो उसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज जरूर क्लैरिफाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज की बात करते हैं। लास्ट आर्टिकल 243Z(T), इसमें क्या लिखा है कि एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज in force in a state immediately before the commencement of the Constitution, 97th Amendment Act 2011, which is inconsistent with the provisions of this part, shall continue to be in force until amended or repealed or until the expiration of 1 year from such commencement, whichever is less. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसा भी हो सकती हैं कि जो इस एक्ट के बनने से पहले थी, ठीक है, मतलब कुछ जगहों पे। अब क्या होगा कि उससे पहले यूनिफॉर्मिटी वगैरह तो होगी नहीं, और कुछ ऐसे जो रूल्स वगैरह हैं वो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे जो प्रोविजंस यहां पर दिए गए हैं इस आर्टिकल्स के अंतर्गत, ठीक है, पार्ट 9B के अंतर्गत, वो सारे के सारे वैसे ही हो। तो उसमें यह लिखा गया है कि जो भी इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोई भी लॉ चल रहा था, ठीक है, इस एक्ट के बनने से पहले, ठीक है, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से पहले, वो क्या हो जाएंगे इस पार्ट के साथ, अब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। और वो कब तक बने रह सकते हैं? सिर्फ जब तक या तो उनको अमेंड ना किया जा सके, अमेंड करके वो इस पार्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको बना दिया जाए, एक कंडीशन वो है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनको रिपील कर दिया जाए, यानी कि खत्म कर दिया जाए। और या फिर मैक्सिमम अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं की जाती हैं, यानी कि उनको रिपील भी नहीं किया जा रहा है, उनको अमेंड भी नहीं किया जा रहा है, तो मैक्सिमम 1 साल तक वो एक्ट चल सकते हैं, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये बात यहां पर लिखी गई है। इसके बाद जो ये 97th अमेंडमेंट आया है, इसके कारण क्या थे? बेसिकली अब ऑब्वियस ही बात है, हम हर टॉपिक पे ये चीज पढ़ते हैं रैशनल, मतलब इस तरीके का कोई अमेंडमेंट लाने के पीछे सरकार का क्या नजरिया था, क्या सोच थी, क्या कारण था इसको लाने का। देखते हैं क्या है। द रीजंस फॉर एडिंग द अबव प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 आर एज फॉलोज। देखिए, पहला है द कोऑपरेटिव सेक्टर over the years has made significant contribution to various sectors of national economy and has achieved voluminous growth, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, इसने पिछले कुछ सालों में देश की जो इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी में के वेरियस सेक्टर्स में कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वॉल्यूमिनस ग्रोथ हो गई है। हाउएवर इट हैज शोन weaknesses in safeguarding the interest of the members and fulfillment of the objects for which these institutions were organized, ठीक है। यानी कि इनकी ग्रोथ हो रही है, नेशनल इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन ये अपने मेंबर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि वो ऑब्जेक्टिव्स या वो उद्देश्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए इनको बनाया गया था, या जो इनको बनाने का मकसद था। तो इसलिए संविधान में इस तरीके के चेंज की जरूरत पड़ी है। दूसरा, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर इलेक्शंस हैव बीन पोस्टपोन्ड indefinitely and nominated office bearers or administrators have remained in charge of these institutions for a long time. This reduces the accountability in the management of the cooperative societies to their members, ठीक। ऐसा भी देखने को मिला है कि इसके जो चुनाव वगैरह है, जैसे यहां पर आपको कार्यकाल फिक्स कर दिया गया है, टर्म फिक्स कर दिया गया है 5 years का, जब पहले ऐसा नहीं था। तो ऐसा देखने को मिला है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि इसके जो इलेक्शंस वगैरह थे वो इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिए जाते थे, यानी कि अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड ऑफिस बेयरर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपने पद पर बने रहते थे लंबे समय तक। और उससे क्या होता था, कोई भी व्यक्ति अगर एक ही पद पर बहुत लंबे समय तक बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, वो थोड़ा सा ऑटोक्रेट या तानाशाह प्रकार का व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा था इनएडुकेट प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट इन मैनी ऑफ द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैज लेड टू पुअर सर्विसेज एंड लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लोगों में थोड़ा सा क्या था, वहां पर प्रोफेशनलिज्म जो था वो थोड़ा सा कम था। उसकी वजह से क्या था कि सर्विसेज पुअर हो रही थी और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी घट रही थी। कोऑपरेटिव्स नीड टू रन ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड इलेक्शंस हेल्ड ऑन टाइम एंड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। कॉर्पोरेशंस को यह जरूरत थी कि वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड, यानी कि सही तरीके से स्थापित डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर काम करें, ठीक है। और इलेक्शंस जो है वो टाइम टू टाइम होने चाहिए और फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए। Therefore, there was a need to initiate fundamental reforms to revitalize these institutions
in order to ensure their contribution in the economic development of the country and to serve the interest of the members and public at large and also to ensure their autonomy, democratic functioning and professional management. ठीक है, तो यानी कि इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत थी कि कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को रिवाइटलाइज या पुनर्जीवित किया जाए। क्यों? ताकि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, देश का जो आर्थिक विकास है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। ये इसके जो मेंबर्स हैं या जो पब्लिक हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको एट लार्ज क्या करे, उनको सर्व कर सके और साथ ही साथ अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखे, अपना डेमोक्रेटिक फंक्शन बनाए रखे और प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनाए रखे। इन सभी चीज़ों के लिए इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी और ताकि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया जा सके। ठीक, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये एक सब्जेक्ट है एन्यूमरेटेड इन द एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव अकॉर्डिंगली इनेक्टेड लेजिस्लेशंस ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने क्या बात करी, हालांकि आप लोग जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है वो चीज़ें समझ गया होगा, हम हर समय यही बात कर रहे थे शुरू से लेकर अभी तक कि स्टेट लेजिस्लेचर इससे संबंधित लॉज बना रही है। और स्टेट लेजिस्लेचर किस पे लॉ बनाती है ये आपको पता होना चाहिए, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर। ठीक है, एंट्री 32 अगर आप लोगों को याद नहीं भी रहता है ऐसा तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत है। लिस्ट 2 इसको बोला जाता है, स्टेट लिस्ट को। ठीक है, उसके अंतर्गत है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद विद इन द फ्रेमवर्क्स ऑफ द स्टेट एक्ट्स growth of cooperatives on large scale was envisaged as part of the effort for securing social and economic justice and equitable distribution of the fruits of development। ठीक है, यानी कि स्टेट एक्ट्स के फ्रेमवर्क के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो ग्रोथ है लार्ज स्केल में ग्रोथ was envisaged as the part of the efforts for securing social and economic justice। ठीक है, मतलब इस लार्ज स्केल में ग्रोथ को इसका विजन रखा गया था। ठीक है, और क्यों? ताकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को बनाए रखा जा सके और जो भी डेवलपमेंट का फल है वो इक्वल तरीके से बांटा जा सके। ठीक, इट हैज हाउएवर बीन एक्सपीरियंस दैट इन स्पाइट ऑफ कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द कोऑपरेटिव्स देयर परफॉर्मेंस इन क्वालिटेटिव टर्म्स हैज नॉट बीन अप टू द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, यानी कि इनका जो एक्सपेंशन वगैरह है, बोला जा रहा था वॉल्यूमिनस ग्रोथ हो रही है, यानी कि इनका एक्सपेंशन तो हो रहा है, नंबर में तो ये बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में यानी कि क्वालिटेटिव टर्म्स में इनके जो परफॉर्मेंस है वो डिजायर्ड लेवल तक नहीं था। कंसिडरिंग द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट्स, कंसल्टेशंस विद द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन हेल्ड एट सेवरल ओकेजन्स एंड इन द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए जो मतलब रिफॉर्म्स की जो नीड थी यानी कि सुधार की जो जरूरत थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उसके लिए जो केंद्र राज्य सरकारें हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और कॉन्फ्रेंसेस जो हुई है स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स की, वो समय समय पर होती रही है। A strong need has been felt for amending the constitution so as to keep the cooperative societies free from unnecessary outside interferences and also to ensure their autonomous organizational setup and their democratic functioning। ठीक है, और ये एक strong need जो है यानी कि एक ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये महसूस की गई कि संविधान को अमेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कुछ इस तरीके के प्रोविजंस होने चाहिए ताकि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो अननेसेसरी आउटसाइड इंटरफेरेंस उसके ऊपर नहीं हो। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा बाहरी उसमें इंटरफेरेंस वगैरह ना हो, दखल वगैरह ना हो, और उसका ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को इंश्योर किया जा सके और उसकी डेमोक्रेटिक फंक्शन को भी इंश्योर किया जा सके। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के प्रोविजंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक, अगला है द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू इंश्योर that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner। केंद्र सरकार जो है इस बात को लेकर कमिटेड थी, प्रतिबद्ध थी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं देश में वो डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रोफेशनल, ऑटोनॉमस तरीके से और इकोनॉमिकली साउंड तरीके से काम करनी चाहिए। With a view to bring the necessary reforms, it was proposed to incorporate a new part in the constitution so as to provide for certain provisions covering the vital aspects of the working of the cooperative society, जैसे कि डेमोक्रेटिक, ऑटोनॉमस एंड प्रोफेशनल फंक्शनिंग। ठीक है, तो इन्हीं रिफॉर्म्स को जरूरी मानते हुए या यही रिफॉर्म्स लाने हैं, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए ये प्रपोज किया गया कि एक नया पार्ट 9B जो बना है बाद में, उसको ऐड किया जाना चाहिए ताकि सर्टेन प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रावधानों को ऐड किया जा सके जो वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए वाइटल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि डेमोक्रेटिक हो गया, ऑटोनॉमस एंड प्रोफेशनल फंक्शनिंग वगैरह हो गया। ठीक है, तो कभी भी अगर आप समझ गए
कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित अगर कोई भी आपको मेंस वगैरह में अगर आंसर लिखने को आता है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक हो गया, ऑटोनॉमस हो गया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दीज प्रोविजंस विल नॉट ओनली इंश्योर द ऑटोनॉमस एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स बट ऑल्सो इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू द मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड शेल प्रोवाइड फॉर डिटरेंस ऑफ फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो ये माना गया कि इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं जो नए पार्ट से ऐड होंगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑटोनॉमस और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को ही सुनिश्चित नहीं करेंगे बल्कि जो मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, जो उसकी जवाबदेही है उसके मेंबर्स को या बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको भी इंश्योर करेंगे, और साथ ही साथ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ, ठीक है। अगर कोई लॉ है, कोई कानून का अगर कोई प्रावधान है, उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके डिटरेंस को भी प्रोवाइड करेंगे। डिटरेंस मतलब है कि उससे वायलेशंस का आप कह सकते हैं निपटारा या निवारण, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए भी जो है जरूरत मानी गई और इसीलिए एक नया जो पार्ट है, पार्ट 9B, उसको ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पे, ठीक है। आई होप कि इससे संबंधित जितने भी प्रोविजंस वगैरह आपको यहां पर बताए गए हैं वो आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक इसी के साथ यहां पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारे कुछ और टॉपिक्स जो है वो इसी में रहेंगे, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस में ही, ठीक है। जैसे कि आपके पब्लिक सर्विसेज वगैरह है, तो उसमें मैंने आपको फिर वही बताया कि अगर आप लोग बुक में जाएंगे तो उसका हर चैप्टर जो है हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। जैसे लैंग्वेजेस वगैरह का चैप्टर है, ठीक है, या इस तरीके कोई भी और चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतने ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर आप लोग उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं बुक वगैरह से, अगर आपके पास बुक अगर है तो, ठीक है। अगर बुक नहीं है, आप अगर नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप वो भी हमसे मांग सकते हैं, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उसके जरिए जो है उस चीज़ को पढ़ सकते हैं और अगर कोई भी डाउट होता है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा जो उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग अगला लेक्चर जो है एक नए टॉपिक के साथ इसी को आगे कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर भी अपने डाउट्स वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपने फीडबैक्स वगैरह हमें दे सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस जो है वो मिल रहे हैं। अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में वेबसाइट के थ्रू या कोर्स को परचेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर दैट इज 9498086380 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू दैट इज support@okul.co पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।